नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 71 और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे आज हम सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड रिलेटेड टू फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करेंगे, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप बोल सकते हैं कोई हमारे पास डिफरेंट टाइप के करंट अरेंजमेंट दिए होंगे या फिर डिफरेंट टाइप के ऐसे अरेंजमेंट दिए होंगे जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी। कौन से करंट फ्लो कर रही होगी, स्टेडी करंट फ्लो कर रही होगी, और उस फ्लो के कारण बोल सकते हैं, उस अरेंजमेंट ऑफ करंट के कारण हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। उसमें जो पहला केस है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। हमारे पास क्या होगा, एक एन साइडेड पॉलीगन दिया होगा और उसके सेंटर में हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, यानी भुजाओं से घिरा हुआ एक ऐसा आकृति, या बोलते हैं एक ऐसा शेप जिसमें जो हर साइड होती है वो सेम होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलीगन बोल देते हैं। जैसे एक रेगुलर ट्रायंगल, ये क्या है, एक पॉलीगन है या नहीं है, ठीक है, नहीं, इसके सारे के सारे साइड क्या है, सेम है, रेगुलर ही बोल देते हैं, या फिर सिंपल सा रेगुलर पॉलीगन लिखो यार। कैसे लिखो, रेगुलर पॉलीगन लिखो। रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइडें क्या होती है, सेम होती है, रेगुलर लिख दो यहाँ पर, रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे। ओके, जैसे ये क्या हो गया, एक हमारे पास अगर जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होता है, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल, सॉरी क्वाड्र क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। जैसे मेरे पास क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, ये भी क्या है, एक टाइप का रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊं, एक आयत बनाऊं, आयत कहने का मतलब एक रेक्टेंगल बनाऊं, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? आंसर है नहीं, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। इट इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। लेकिन ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, यानी स्क्वायर क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। सिमिलरली अगर मैं क्या बनाऊं, यहाँ पर एक पेंटागन बनाऊं, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक पेंटागन बनाऊं और जिसकी पांचों साइड क्या हो, सेम हो, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये पांचों साइड अगर सेम है तो ये क्या हुआ, हमारा एक रेगुलर पेंटागन हुआ। सिमिलरली अगर मैं हेक्सागन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन बनाने की कोशिश करूं, देन दिस बेंजीन इज ऑल्सो ए रेगुलर पॉलीगन। कब होगा रेगुलर पॉलीगन, जब सारी साइडें क्या होंगी, सेम होंगी। तो उनके सेंटर में मान लिया ये क्या है, वायर से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए हैं, वायर से बनाए गए। इनके सेंटर में यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जैसे कुछ जब इस शेप में या बोलते हैं इस तरीके से कोई करंट आई फ्लो करेगी, वो हमें क्या करना है, आज फाइंड करना है, ठीक है। एक मजेदार क्या है, टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टाइप के टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, या बोलते हैं जो ईयरली एग्जाम होते हैं, या जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, या फिर चाहे जैम हो, या फिर चाहे गेट हो, और या फिर चाहे नेट हो, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसमें जो मैक्सिमम जो मेरा चैनल देखते हैं वो कौन से वाले होते हैं, सेमेस्टर वाले होते हैं। तो ये भी क्या है, यहां पर भी ये सवाल क्या कर जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट बिना देरी किए हुए क्या करो, फटाफट कॉपी पेन निकालो और पहले हेडिंग क्या डालो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ये आपकी क्या रहेगी, आज की हेडिंग रहेगी। और उसमें क्या करते हैं, जो करना है उसे करना स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ अब यहां पर एक जो सिंपलेस्ट टाइप का हमारे पास है, जो सिंपलेस्ट कैलकुलेशन रहती है वो किसके लिए रहती है, एक स्क्वायर के लिए रहती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ये हिंट डाली आपने, और सब पहला लिखो क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर of side A and having steady current I, जिसमें I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो हम पर डिपेंड करता है, हम कैसे भी ले लें, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक स्क्वायर है ऐसे करके, और हमें क्या करना है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, और जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, लेट अस से हम कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, और जिसकी करंट कितनी है, आई है, उसके साइड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है, हमारा ए है। ओके, हमें यहां पर क्या करना है, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन, इस पहले वाले का सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो, अज्यूम कर लो कि थोड़ा सा जूम कर लो, मैं इसको जूम कर लो। ओके, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं,
थोड़ा सा ऐसे ही जूम करना पड़ेगा हमको, पेन से ही जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे अज्यूम कर लो कि हमने जूम कर लिया यूँ करके। ओके, तो ये क्या हो गया है, इस तरीके से जूम हो गया है यूँ करके। और ये क्या है, अगेन सेम चीज़ है। और ये साइड की जो लेंथ है वो कितनी है मेरे पास, ए है। और इसमें आई करंट क्या कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। ओके, और जो करंट है वो कैसी करंट है, स्टेडी करंट है। ये क्या है, इसका सेंटर है, ये क्या है, इसका सेंटर है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अगर आप इस पॉलीगन को या बोल सकते हैं इस स्क्वायर को थोड़ा बहुत ध्यान से देखें तो आप ये बोलोगे कि ये स्क्वायर 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, या बोल सकते हैं 4 वायर सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक वायर सेगमेंट ये हो गया, एक वायर का सेगमेंट ये हो गया, और एक वायर सेगमेंट ये हो गया, एक वायर सेगमेंट ये हो गया। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहां पर मेरे पास क्या है, 4 करंट कैरिंग, या फिर बोलते हैं हाँ 4 करंट कैरिंग स्टेट वायर हैं, और उन 4 करंट कैरिंग स्टेट वायर को इस तरीके से क्या किया, अरेंज किया, तो हमें क्या मिला, एक स्क्वायर मिला। ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते, आंसर है हाँ जी बोल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है। तो ये जो मेरे पास ये है, यहां से लेकर यहां तक ये एक वायर है, या बोलते हैं स्टेट वायर है। और किसी स्टेट वायर के कारण किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, या उसके फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। आंसर है हाँ जी पढ़ा हुआ है। अगर मैं ये बोलूं कि यहां मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे इसके कारण निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, और फिर इसके कारण, फिर सबको क्या कर दूंगा, यहां पर ऐड कर दूंगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग स्क्वायर लूप एट द सेंटर ऑफ एट इट्स सेंटर, ये निकल के आ जाएगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस वायर से लेकर इस सेंटर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी लाइक दिस। वो क्या होगी, ये होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट अस से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज s। माना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, s है, ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, s है। और ऑब्वियसली बात है, फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस s इक्वल टू a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a/2, बिकॉज ये क्या होगा, इसके ठीक हाफ में होगा। अगर ये पूरा यहां से लेकर यहां तक a है तो ये क्या होगा, a/2 होगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम पूछते हैं, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए जो s की वैल्यू होगी कितनी होगी, a/2 के बराबर होगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको कितना अज्यूम करेंगे, s ही लेकर चलेंगे, ठीक है, इन जनरल लेकर चलेंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, देखो ये क्या है, इसका राइट एंड है, और ये क्या है, इसका लेफ्ट एंड है। हमें क्या चाहिए कि जो इसका लेफ्ट एंड है ये एस से कितना एंगल बना रहा है, और इसका जो राइट एंड है वो एस से कितना एंगल बना रहा है। यानी ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, ये दोनों एंगल चाहिए। अब ये दो एंगल क्यों चाहिए हमको, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है, बताओ कोई, फटाफट अपने कॉपी में लिखो। स्ट्रेट वायर इज बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई, और यहाँ आई भी होता है μ0 I अपॉन 4 पाई, और s, ठीक है, s दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इसके अंदर कितना आता है, दैट इज sin θ2, और फिर प्लस कितना आता है, sin θ1। ओके, ये है। और ये कब है, जब ये इस तरीके से, ये मेरे पास क्या है, वायर सेगमेंट है, या फिर वायर एलिमेंट है, या सेगमेंट कुछ भी बोल दो, और ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस s है, और जो θ1 है वो क्लॉकवाइज, सॉरी θ2 जो है वो क्लॉकवाइज है, सॉरी हाँ, जो θ1 है वो क्लॉकवाइज है, और जो θ2 है वो क्या है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तब फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अगर दोनों कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज होते, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होते, θ1 और θ2, तब यहां पर क्या आता था, माइनस साइन आता था, ठीक है। इसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पिछले वाले जो लेक्चर हैं उनमें। ओके, नाउ अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो एंगल है, ये वाला, ये क्या है मेरे पास, दैट इज θ1, और ये जो एंगल है ये क्या है, मेरा θ2 है। मुझे निकालना है कि θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो कितनी होगी। नाउ अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं यहां पर दिस इज ऑल्सो एस परपेंडिकुलर, ये भी कितना होगा, मेरा एस परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज अगेन, और ये भी क्या होगा, मेरा एस परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा, ये एस परपेंडिकुलर होगा, और ये भी एस परपेंडिकुलर, और ये चीज। अब देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, अगर मैं इसमें एक बार गोल घूम जाऊं तो ये पूरा कितना होगा, दैट इज 360, 2 पाई होगा ये पूरा कितना होगा, 360, होल एंगल विल बी 360। तो जो 360 एंगल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर मेरे पास 360 डिग्री इक्वल टू कितना आ रखा है, यानी 1 एंगल या फिर 8 एंगल या फिर 8 पार्ट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 पाई रेडियन, है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो 1 पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू
2π/8 आ जाएगा, यानी 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, दैट इज π/4। कितना एंगल बना रहा है, π/4 एंगल बना रहा है। एक पार्ट कितना एंगल बना रहा है, π/4 एंगल बना रहा है। कहने का मतलब जो θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, π/4 के बराबर होगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर जो θ1 और जो θ2 है दोनों क्या है, सेम है। वो तो पता ही चला है θ1 और θ2 क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ओके, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं जो ये क्या है, स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली बात है, वैसे भी देख सकते थे कि ये क्या है मेरा 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45 होगा। समझ में आई ना बात, बिकॉज ये दोनों क्या है, डायगोनल है, दोनों इस लोग कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। ये एच क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना होगा, 45, ये भी कितना होगा, 45। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं। तो यार θ1 और θ2 दोनों सेम है, एंड बोथ आर इक्वल टू कितना है मेरे पास, π/4 है। दोनों किसके बराबर है मेरे पास, π/4 के बराबर है। अब देखो, अब ये वैल्यू उठा गया, यहाँ पुट कर दो, फिर क्या है, तो b इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, तो अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई साइड 1 एंड दिस इज माई साइड 2, दिस इज माई साइड 3 एंड दिस इज माई साइड 4, देन फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो b1 वेक्टर इज इक्वल टू μ0I/4πs, और ये आ गया मेरे पास कितना, साइन π/4, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये साइन π/4 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास b1 वेक्टर, अब वेक्टर लगा रखा है तो यहाँ डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन निकालने किसका यूज करेंगे हम, अपने राइट हैंड थंब का रूल का यूज करेंगे। तो द थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स अस, हमारी ओर होगा। तो कहाँ की ओर, बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से डॉट लग जाएगा। तो ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास μ0I/ दिस इज 4πs, दिस इज 1/√2, 1/√2, तो कितना आ गया, ये 2/√2 आ गया, एंड विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से मेरे पास b1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये μ0I/ दिस इज 4πs, और ये कितना आ गया, सिंपल यहाँ √2 बच जाएगा, और ये कहाँ की ओर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। देख डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपवर्ड होगी। सिमिलरली अगर मैं इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो अगेन ये कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, और इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो b2 इक्वल टू कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो b2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, जो b2 इक्वल टू है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू μ0I/ कितना आ जाएगा, ये 4πs हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, √2 होगा, और अगेन ये भी कहाँ की ओर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर मैं क्या निकालूं यहाँ पर, b3 निकालूं या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस थर्ड सेगमेंट निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू, जो b3 निकल के आएगा वो भी कितना होगा, इसी के बराबर होगा। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू μ0I/ कितना आ जाएगा, ये 4πs, और यहाँ कितना आएगा मेरे पास, √2, और ये भी कहाँ की ओर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो दिस इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो b4 भी कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू फोर्थ साइड बोल सकते हो, या बोलते हैं ड्यू टू फोर्थ वायर सेगमेंट। तो दिस विल बी इक्वल टू μ0I/ कितना आ जाएगा, ये दिस इज 4πs, एंड दिस वन इज √2, एंड दिस इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर बोलते हैं दिस स्क्वायर लूप विल बी इक्वल टू, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 हो जाएगा, ये b1 प्लस b2 प्लस b3 और प्लस कितना आ जाएगा, ये b4 आ जाएगा। तो ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कैसा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सिंपल। तो क्योंकि 4 1 2 3 4, तो 4 बार 4 इंटू हो जाएगा कितना, 4 इंटू दिस इज μ0I/4πs, और इंटू कितना आ गया, ये 1/√2 आ गया, कितना सॉरी इंटू कितना आ गया, √2 आ गया, इंटू √2, एंड दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, किसी एक स्क्वायर के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड हियर s इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एनी वन साइड। तो s यहां पर क्या है, तो s इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी वन साइड, और चारों साइड से क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहां से एस होगा बिकॉज इट इज रेगुलर पॉलीगन अगेन। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर केस के लिए जो एस होगा कितना होगा, तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस एस इक्वल टू a/2, किसके बराबर होगा मेरे पास, a/2 के बराबर होगा। ऑब्वियसली बात है, दिस वन इज
दिस वन इज ए, तो दिस वन इज a/2, उसका ठीक हाफ कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहां पर आप s की जो क्या रख सकते हो, a/2 भी पुट कर सकते हो। देखो यहां पर क्या आ जाएगा फिर, तो यहां से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया दिस इज 4 इंटू μ0 i अपॉन, तो दिस इज 4 पाई, s के जो कितना आया a/2 आया, एंड इंटू ये आ गया मेरे पास कितना √2, एंड दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ मेरे पास b इक्वल टू यह है मेरे पास कितना 4 इंटू μ0 i अपॉन दिस इज 4 पाई a, और ये कितना आया 2 आया, और इंटू कितना आ गया √2 आ गया, एंड दिस इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लाइक दिस। क्लियर है बात इतनी? तो बहुत आसान सा केस था कि किसी एक रेगुलर या बोल सकते हैं स्क्वायर के कारण उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है, एंड यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस। आपको क्या याद करनी होगी, प्रोसेस याद करनी होगी। अब यहां पर अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन या रेगुलर पेंटागन, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, और उसके बाद जो भी होता है ऑक्टागन, डेकागन, जो भी आपके पास है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो जो नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन। अभी हमारे पास कैसा होगा, एन साइडेड पॉलीगन होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या, यानी इसी को क्या करेंगे हम, जनरलाइज करेंगे। तो इन जनरल ये फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, यहां बोल सकते हैं एन साइडेड पॉलीगन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सेंटर पर वो कितना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पॉलीगन है वो कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है। अगर वो रेगुलर पॉलीगन ना होकर, माना यहाँ पर स्क्वायर ना होकर क्या होता, रेक्टेंगल होता, तो ऑब्वियसली बात है हर लाइन सेगमेंट की जो मतलब इसकी लेंथ अलग होती, इसकी लेंथ अलग होती, तो यहाँ पर B2 और B3 क्या होते, अलग होते, और B4 और B1 क्या होते, अलग होते। तो ये आंसर ये तो आने वाला था नहीं। तो ये बात सिर्फ किसकी हो रही है, रेगुलर पॉलीगन की हो रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो फटाफट लिख दो फिर, ओके। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन। अब देखो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एक पॉलीगन जो क्या था मेरे पास, एक स्क्वायर था या नहीं था, आंसर आज ही था। देखो हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें चाहिए क्या, ये एंगल तो चाहिए। ठीक है, अगर एंगल पता चल जाए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस s पता चल जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। माना अज्यूम कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। अगर एंगल निकल जाए तो हम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो कि जो b इक्वल टू होता है हमारे पास क्या होता है, b इक्वल टू μ0 i अपॉन 4 पाई s, और इंटू कितना आता है मेरे पास साइन थीटा 2 प्लस कितना आता है साइन थीटा 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। मान लिया s हमको पता है, s हमको क्या है, गिवन है। माना किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन के लिए जो उसके एक साइड से लेकर उसके सेंटर तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, पहले से गिवन है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, थीटा 2 और थीटा 1 चाहिए। यानी कोई एक साइड का लेफ्ट एंड और राइट एंड उसके सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं, पूछते हैं इस एस के साथ, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये तो हमको चाहिए। ओके, देखो जैसे यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये मेरे पास क्या था, इसका सेंटर था, ये क्या था, एस परपेंडिकुलर था। हमें क्या चाहिए था कि ये कितना एंगल बना रहा है और ये एंगल कितना है, ये तो चाहिए था। तो दिस इज थीटा 2 एंड दिस वन इज थीटा 1, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए जो थीटा 2 और थीटा 1 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज रेगुलर पॉलीगन, और ये कितना था मेरे पास, π/4 था। कितना था, π/4 था। अगर मैं इसी को क्या ले लूँ, पेंटागन ले लूँ, क्या ले लूँ, पेंटागन, इस तरीके से, यानी एक कुछ इस टाइप का, ओके, यू करके, दिस इज माई पेंटागन। ये क्या है, हमारा पेंटागन है, और ये इसका सेंटर है। माना ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज एस, ये क्या है, एस है। तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, अगर मुझे ये पता चल जाए, ये एंगल और ये एंगल मुझे पता चल जाए, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये नेक्स्ट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ से इस तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और फिर यूं, फिर यूं, और फिर इस साइड से यूं। अब देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पर 360, इस केस में कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर 360 कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 पार्ट में डिवाइड हुआ नहीं हुआ? देखो एक बार फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर मेरे पास 10 पार्ट इक्वल टू किसके बराबर है? मेरे पास 10 पार्ट इक्वल टू 2 पाई डिग्री के बराबर है। तो 1 पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 10 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ से मेरे पास 1 पार्ट के द्वारा इसके सेंटर पर इस एस के साथ बनाया गया एंगल कितना होगा? पाई बाई 5 के बराबर होगा। कितना होगा? पाई बाई 5 के बराबर। यहाँ कितना आया? पाई बाई 6 के बराबर। यहाँ कितना आया? पाई बाई 5 के बराबर। अब देखो यानी यहाँ पर θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 5 होगी। यानी अब एस परपेंडिकुलर निकाल दो, अलग केस है हमारा, ठीक है। मान लिया हमको गिवन है, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है, लेकिन हमको क्या चाहिए? अब θ1 θ2 चाहिए, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 5 होगी इन केस ऑफ रेगुलर पेंटागन। अगर मेरे पास क्या हो? रेगुलर हेक्सागन हो, इस तरीके से क्या हो? एक रेगुलर हेक्सागन यानी बेंजीन टाइप की आकृति हो, इस तरीके से। नाउ अब इसके सेंटर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मुझे क्या चाहिए? अगेन ये θ1 θ2 चाहिए, यानी उसके परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है। माना ये क्या है? इसका सेंटर है, ये चाहिए, ये क्या है? मेरा एस है, ये मेरा क्या है? एस है। तो मुझे क्या चाहिए? एक ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए। दिस वन इज θ1 एंड दिस वन इज θ2, है या नहीं है? आज यहाँ पर देख लेते हैं कि तो 360 है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? देखो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, और अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? अब देखो फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये। अब देखो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी फॉर ए हेक्सागन, यहाँ पूछते हैं फॉर ए रेगुलर हेक्सागन, तो यहाँ पर मेरे पास 12 पार्ट 12 पार्ट इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 पार्ट इक्वल टू 2 पाई बाई 12 आ जाएगा। यानी 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? पाई बाई 6 रेडियन आ गया। यानी 1 पार्ट का ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है मेरे पास? पाई बाई 6 है, ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इस केस में θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 6 होगी। इस केस में θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 5 होगी। इस केस में दोनों की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 4 होगी। अगर मैं ये बोलूं फॉर एन साइडेड पॉलीगन, फॉर एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, आपका दिमाग क्या कहता है बताओ? पॉलीगन जो θ1 इज इक्वल टू θ2 तो होगा ही होगा, दोनों किसके बराबर होंगे? जब मेरे पास 4 साइडें थी तो पाई बाई 4 आया, जब मेरे पास 5 साइडें थी तो पाई बाई 5 आया, अब मेरे पास 6 साइडें हैं तो पाई बाई 6 आया, अब मेरे पास n साइडें हैं तो कितना आ जाएगा θ1 θ2 की वैल्यू? दैट इज पाई बाई n आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई बाई n। तो अगर पाई बाई n निकल गया है, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ये हमारे पास क्या दे रखा है? b दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, या पूछते हैं एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, कितना निकल के आया? तो यहां पर अगर मैं क्या निकालूं? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन विल बी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू, आगे लिखूं, ठीक है, नीचे दिख रहा है? आई होप नहीं दिख रहा होगा यार आपको, यहाँ लिखता है, देखो कितना हो जाएगा इधर से? b इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, b इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई s एंड दिस इज साइन पाई बाई n, और प्लस कितना आ गया? ये साइन पाई बाई n आ गया, बिकॉज दोनों की वैल्यू कितनी है? पाई बाई n के बराबर है। क्या ये जो लिखा है सही लिखा है? बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? देखो ये जो मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रखा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, ओनली वन साइड। अगर मुझे n साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या कर दोगे? इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ इनटू कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आया? 4 आया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। अगर मेरे पास n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसे क्या कर देंगे? हम n से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात? क्योंकि इसमें कितने साइड होंगी? n साइड होंगी। ओके, तो यहाँ मेरे पास b इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू दिस इज n म्यू नॉट I
अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एस, और दिस इज 2 इंटू हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन, तो कितना आ जाएगा 2 साइन पाई बाई एन आ गया। देखो इस 2 से ये वाला 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज म्यू जीरो एन आई अपॉन कितना आ जाएगा ये 2 पाई एस, एंड फिर इनटू कितना आ जाएगा ये साइन पाई बाई एन आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड लिख दो फिलहाल के लिए, कह लो इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिख दो, बिकॉज डायरेक्शन विल डिपेंड अपॉन आवर करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट विल चेंज एज पर आवर गिवन क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा, अगर वहाँ क्लॉकवाइज दिया होगा तो हम करंट अपने राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया होगा तब भी हम राइट हैंड रूल से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर क्या रख दिया, इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दिया। ओके, इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वो बोले हमको कि हमारे पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, हमारा जो पॉलीगन है उसमें जो नंबर ऑफ साइड है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लिखो, इसी के नीचे हैशटैग बना के लिखो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन साइडेड, या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स दैट इज जो n टेंस टू है वो क्या है, इन्फिनिटी है। n की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। एक ऐसा मेरे पास पॉलीगन है जहां पर n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तब उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंस वी नो फॉर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन जो b इक्वल टू होता है, कितना होता है मेरे पास, म्यू जीरो एन आई अपॉन कितना होता है 2 पाई एस, कितना आता है 2 पाई एस आता है, और यहां कितना होता है मेरे पास साइन पाई बाई एन होता है। अगर मैं ये बोलूं इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, n क्या हो, बहुत ज्यादा हो, n इज वेरी वेरी लार्ज, इसको ऐसे बोलता हूं मैं, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई बाई n है दिस टेंस टू जीरो, जो पाई बाई n दिस इज एंगल, दिस टेंस टू जीरो। देखो एक चीज हमने पढ़ी थी, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, जो थीटा है वो क्या हो मेरा, बहुत स्मॉल हो, देन जो साइन थीटा होता है, देन साइन थीटा इज अप्रोक्स इक्वल टू थीटा। अगर थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, देन साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल टू थीटा। तो इस केस में जो थीटा है वो क्या है, बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन जो मेरे पास b निकल के आ गया वो कितना निकल के आया, म्यू जीरो एन आई अपॉन कितना आ जाएगा 2 पाई एस, और यहाँ कितना आ जाएगा, सिंपल पाई बाई एन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई बाई एन। तो इस एन से ये एन गया, इस पाई से ये पाई चला गया, तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू कितना निकल के आया, म्यू जीरो आई अपॉन कितना आया 2s आ गया, म्यू जीरो आई अपॉन 2s आ गया, कितना आया, म्यू जीरो आई अपॉन 2s। अब देखो यहाँ पर जो s है वो एक्चुअल में क्या है, किसी एक पॉलीगन के किसी एक साइड से उसके सेंटर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब थोड़ा सा अज्यूम करो कि अगर मेरे पास एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या है, इन्फिनिटी है। देखो थोड़ा अगर आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं, ये क्या था मेरे पास, इस तरीके से पेंटागन था, पेंटागन से स्टार्ट करें, ठीक है, ये पेंटागन है। फिर क्या आया मेरे पास, इस तरीके से एक बेंजीन टाइप का हेक्सागन आया। फिर क्या है मेरे पास, 7 साइडों वाला है, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, 7 साइडों वाला कुछ ऐसा कुछ आया। अब नहीं बनेगा मुझसे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसा कुछ आया। देखो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहा हूं, या बोल सकते हैं पॉलीगन में जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जो मेरा पॉलीगन है वो कैसा बनने की कोशिश कर रहा है, एक सर्कल का जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ बन नहीं पाएगा वो। जैसे जैसे आप क्या करोगे, आप नेट में सर्च करना, जैसे आप क्या करोगे, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड बढ़ाओगे, वैसे वैसे जो मेरा पॉलीगन होगा वो किसकी ओर जाना शुरू कर देगा, एक सर्कल जैसा दिखना शुरू कर देगा। ऐसा होगा नहीं होगा, देखो 7 ही साइड हैं, लगभग सर्कल जैसा दिख रहा है। अगर यहाँ पर 8 साइड होती तो ये थोड़ा और सर्कल जैसा दिखता, अगर यहाँ पर 10 साइड होती
तो ये और जैसा सर्कल जैसा दिखता। अगर हमें 20 साइड होती तो सर्कल के और ज्यादा करीब पहुंच जाता। यहां पर कितनी साइडें हैं, इनफाइनाइट नंबर साइड हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लगभग सर्कल के जैसा ही बन जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, यहां पर ये सर्कल है, ये क्या है, मेरा सर्कल है, और यहां पर ये सर्कल की एक साइड है, ठीक है, यहां बोलते हैं वो इनफाइनाइट नंबर साइड में से एक साइड ये है, और ये जो क्या है एस है, एंड दिस एस इज इक्वल टू किसका होगा, आर का होगा, नहीं होगा। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देखो दिस इज म्यू 0 आई अपॉन 2r, ये लिख सकता हूं, आंसर है हाँ जी लिख सकता हूं। देखो यही तो फॉर्मूला था जो हमने किसके लिए पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रिंग, किसी रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2r के बराबर होता है। तो यहां से भी देख सकते हैं जो फॉर्मूला है वो भी क्या बता रहा है कि अगर कभी आपसे ये पूछे कि आपको क्या करना है, किसी एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड के रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो आपको वह एक्चुअल में किसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोल रहा है, किसी एक रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोल रहा है। यह क्या है, एक घुमाकर पूछने वाला क्वेश्चन है, आपको सीधे नहीं पूछेगा कि किसी एक रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, आपसे क्या पूछेगा कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड वाले रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। दोनों बात क्या हुई, सेम हुई, वो आपको यहां आंसर से भी देखने को मिल सकता है, जो हमने विजुअलाइजेशन थोड़ा बहुत यहां पर किया उससे भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो किसी भी एक इनफाइनाइट, यहां पूछते हैं किसी भी एक रिंग के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है, और यही किसके सेंटर पर होता है, किसी एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड के रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। किधर है इतनी बात, ओके। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है क्वेश्चन, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्या है हमारी एक, मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है, मैं इतना बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। देखो कुछ और क्वेश्चन है उनको भी करते हैं, जो 2 क्वेश्चन और यहां बचे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको करते हैं, और इनका भी क्या करते रहो, अपने दिमाग में मनन करते रहो कि हमने आज ऐसी ऐसी चीजें हम पढ़ रहे हैं जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। देखो ठीक है, दूसरा लिखो इस तरीके से, एक आपको सेव दे रखा है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है, और इसके सर पे इस तरीके से एक सेमी सर्कल रख दिया जो करके, ऐसा कुछ है, ओके। और ये वायर है, इसमें ऐसे करंट आ रही है, आई करंट आ रही है, और ये क्या है, इसका इस हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का सेंटर है, ओके। ये डिस्टेंस एस है, यहां से यहां तक, दिस इज एस। मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर, इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पूरे अरेंजमेंट के कारण, यहां पूछते हैं इस पूरे करंट अरेंजमेंट के कारण, इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर, यहां पूछते हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो शुरू हो जाओ, कैसे करोगे फाइंड, करो फटाफट, तब तक हम पानी पी लेते हैं। सॉरी, हुआ, कुछ समझ में आया कैसे करोगे। देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, यहां मेरे पास इस पूरे अरेंजमेंट को किसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक ये लाइन सेगमेंट, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, इस तरीके से ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, ओके। 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक वायर ये, एक वायर ये, और एक ये सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसको क्या बोल दो, पार्ट 1, इसको क्या बोल दो, पार्ट 2, और इसे क्या बोल दो, पार्ट 3। तीनों के कारण अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, फिर तीनों क्या कर दो, ऐड कर दो, ओके ना। सबसे पहले किसके कारण निकाल दें, इसके कारण निकाल दें। तो यहां से B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो B1 इक्वल टू, अब देखो यहां पर ये कितना बना 90, θ1 क्या है 90, और θ1 कितना है 0, और θ2 कितना है मेरा 90 है यहां पर। तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 πs, और अंदर कितना बच जाएगा ये साइन
ऐसे फॉर्मूला लिख दे मैंने, तो इसको हटा दो, तो दिस इज थीटा 2 एंड देन दिस इज माइनस साइन थीटा 1, यहाँ प्लस वाला लेके चलें, प्लस साइन थीटा 1, ऐसा कुछ हुआ, माइनस वाला लेके चलो, कौन सा वाला साइड पर है ना, तो माइनस वाला लेके चलो। ओके, वैसे हमने कर रखा है, मतलब अगर साइड में ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करें किसी एक वायर के, तो ऐसा कुछ केस है कि पहला केस देखो, इसमें पहला केस क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, वायर है जिसमें आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एंड दिस डिस्टेंस इज एस, ये कितना है यहाँ से एस डिस्टेंस है। ये क्या हुआ मेरे पास साइन थीटा 2 हुआ, दिस इज थीटा 2, ये वाला साइड कितना है, दिस इज पाई बाई 2, ये कितना है पाई बाई 2 है, जो थीटा 2 है वो कितना है पाई बाई 2 है, और जो थीटा 1 है वो कितना है मेरा 0 है, थीटा 1 कितना है मेरा 0 है, तो थीटा 1 इज 0 और जो थीटा 1 है वो कितना है 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ मेरे पास b इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दिस इज अगेन म्यू आई अपॉन 4 पाई एस, तो b1 निकला, ठीक है, 4 पाई एस साइन थीटा 2 कितना का साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो इतना ही आ जाएगा। और कहाँ की ओर होगा देखो, अब डायरेक्शन देखो कहाँ की ओर है, इधर की ओर है करंट, तो ऐसे कहाँ की ओर नीचे की ओर, तो क्या क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर। ओके, इस तरीके से सिमिलरली क्या निकालो सेकंड के कारण, पहले थर्ड के कारण निकाल दें, तो थर्ड के कारण कितना हो जाएगा ड्यू टू थर्ड, तो b3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन 4 पाई एस, और अंदर कितना आ जाएगा, अब अभी वायर कैसा है, ऐसा है, ये है वायर और अभी नीचे की ओर है यू करके, दिस इज माई पॉइंट एंड दिस थिंग। अब देखो अगेन मेरे पास जो थीटा 2 है, सो जो थीटा 1 है वो कितना है मेरे पास 90 है, जो थीटा 1 है तो दिस विल इक्वल टू पाई बाई 2, वो कितना है पाई बाई 2 है, एक मिनट यार, नहीं थीटा 2 इक्वल टू कितना है पाई बाई 2 है, बिकॉज दिस एंगल, यानी इस एंड के कारण बनाया गया एंगल, और इस एंड के कारण बनाया गया एंगल थीटा 1 इक्वल टू कितना है 0 है। तो अगेन यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन वही ये चीज आ जाएगी ऊपर वाली, और कहाँ की ओर होगा, अभी डायरेक्शन देखो कहाँ की ओर जा रहा है, उधर की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन अगेन इन साइड, कहाँ की ओर होगा अंदर की ओर होगा, यहाँ भी अंदर की ओर और ये भी अंदर की ओर, तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पर ऐसे क्रॉस आ जाएगा। अब क्या निकाल दो, सेकंड निकाल दो, यानी b2 निकाल दो, सॉरी ये b3 था, अगर मैं b2 निकालूं तो b2 क्या है मेरे पास यहाँ पर हाफ रिंग है, और किसी हाफ रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग कितना होता है म्यू आई अपॉन 4r होता है, कितना होता है म्यू आई अपॉन 4r, एंड द डायरेक्शन विल बी अंदर की ओर, कहाँ की ओर अंदर की ओर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, यहाँ पे पूछते हैं एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस करंट अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू दिस वन बी इक्वल टू b1 प्लस b2 और प्लस कितना आ गया ये b3 आ गया, तो ये b1 b2 b3 रखे हुए हैं तो ऐड कर दो सबको, तो b1 की वैल्यू कितनी है, ये है, ये मेरे पास कितना है देखो, दिस इज म्यू आई अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एस आया, फिर प्लस b2 कितना है मेरे पास यहाँ पर म्यू आई अपॉन 4r आ गया, और फिर प्लस कितना है देखो, सब सेम डायरेक्शन में है तो सबको क्या करना है ऐड हो जाएंगे सबके सब, ठीक है, तो मैंने सिंपल ऐड कर दिया, और ये कितना आ जाएगा b3 कितना है म्यू आई अपॉन 4 पाई एस, म्यू आई अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एस आ जाएगा, एंड ऑल आर इन सेम डायरेक्शन दैट इज डाउनवर्ड। ओके, इस तरीके से कुछ चीजें कॉमन है तो कॉमन ले लो इधर से। अब ये r है तो एक्चुअल में ये s ही तो है, ये जो r है ये एक्चुअल में क्या है s ही तो है, तो इस r को मैं s लिख सकता हूं, तो दिस इज s, दिस वन इज ऑल्सो s। देखो दोनों ओर से म्यू आई अपॉन 4s कॉमन है, तो यहां से मेरे पास इधर लिख दो मैं, देखो b इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना म्यू आई अपॉन 4s बाहर है, और अंदर कितना बचेगा, यहां से 1 अपॉन पाई बचेगा, यहां से 1 अपॉन पाई बचेगा, तो कितना आ गया ये 2 अपॉन पाई आ गया, और यहां कितना बचेगा 1 बचेगा, तो प्लस कितना आ गया 1 आ गया, एंड दिस इज अवर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक आ रखा है, मतलब 1-2 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, और ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिटाऊं इसको, मैं इसे मिटाऊं, ठीक है, आई होप हो गया होगा, मिटा देते हैं इसको, ठीक है, नहीं किया हो तो उसको पॉज कर लो वीडियो को।
देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो अभी मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, कैसी है देखो कि मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। क्या है मेरे पास, एक स्फेरिकल सेल है और इसके सरफेस में कुछ चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इसके सरफेस में क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। और इसकी रेडियस बोल दी उसने कितना है, आर इसकी रेडियस है। इस तरीके से आर क्या है, इसकी रेडियस है। और ये क्या कर रहा है, जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, कुछ ओमेगा वेलोसिटी से। माना ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, इसकी वाई एक्सेस है एंड दिस इज जेड एक्सेस। और इसके जेड एक्सेस के अबाउट इस तरीके से हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है यूं करके। हमें क्या करना है, इसके सेंटर पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। कुछ लोगों ने ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, पहली बार देखा होगा, ओके। नाउ क्या है, देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा दोहराऊं मैं। मेरे पास क्या है, एक अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ग्रिफिथ का एक क्वेश्चन है, वहां जाकर देख लेना। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं क्या है मेरे पास। देखो ये मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसमें क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान देना बात को, क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कहां है, इसके सरफेस पर है। इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और ये क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जेड एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। हमें क्या करना है, इस अरेंजमेंट के कारण यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। कर लोगे फाइंड, देखो कैसे करेंगे। पहले तो हमें क्या चाहिए, ये सोचना है कि करंट पैदा होगी नहीं होगी। आंसर है हाँ जी, करंट पैदा होगी। देखो क्यों करंट पैदा होगी, बिकॉज चार्ज इज मूविंग, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इसके सरफेस में और ये घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, यानी क्या होगी, चार्ज घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर करंट प्रोड्यूस होगी। अब करंट है तो कौन सी करंट है, चार्ज कहां है, सरफेस पर है, तो कौन सी किसकी बात करेंगे, करंट की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, किसकी बात करेंगे, सरफेस करंट डेंसिटी की बात करेंगे। तो यहां पर क्या होगी, कुछ ना कुछ इस चार्ज अरेंजमेंट की सरफेस करंट डेंसिटी होगी। और वो कितनी होगी बताओ, तो दैट विल बी इक्वल टू सरफेस करंट डेंसिटी, के विल बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बताओ, दिस इज सिग्मा इंटू ओमेगा क्रॉस आर। होता है नहीं होता है, कितना होता है, सिग्मा इंटू ओमेगा क्रॉस आर के बराबर होता है, ओके। ठीक हो गया ना। अब यहां पर हम कहा है, एट सरफेस है, तो आर इक्वल टू मैं कैपिटल आर लिख सकता हूं, आंसर है हाँ जी लिख सकता हूं। अब देखो तो यहां से के इक्वल टू और सिग्मा इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कितनी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। किसका बराबर होगा ये, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। फिलहाल इसको ऐसे रहने दो। तो यहां मेरे पास क्यू इक्वल टू कितना आया, सॉरी के इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू ओमेगा, एंड दिस ओमेगा विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन होगा, जेड कैप डायरेक्शन, ओके। तो ओमेगा विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, क्रॉस आर विल बी इन आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसको कार्टेशियन में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको सिलेंडर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज कैसे करते हैं हमने पढ़ा हुआ है, अभी हम चेंज करेंगे। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो के इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, सिग्मा ओमेगा आर, और अंदर कितना आ जाएगा, दैट इज जेड कैप क्रॉस आर कैप। जेड कैप क्रॉस कितना आ गया, ये आर कैप आ गया। अब मुझे क्या करना है, जेड कैप को या तो आर थीटा फाई के टर्म में लिखना है या फिर आर कैप को जेड एक्स वाई के टर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी, और मैट्रिक्स क्या थी, कुछ ऐसी थी कि इस ओर क्या था मेरे पास, आर कैप थीटा कैप फाई कैप था, आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ ऐसे था कि थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, साइन क्या था, साइन थीटा कॉस फाई, ऐसा था ना। और फिर क्या था, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, फिर कितना था मेरा, कॉस थीटा था। और फिर क्या था, इसका डिफरेंशिएशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज कॉस थीटा कॉस फाई, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा साइन फाई, और ये माइनस का साइन थीटा, ये कितना था माइनस का, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, फिर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। लेकिन कॉस थीटा वाले टर्म को भूल जाते थे हम, तो ऐसा कुछ आता था। तो माइनस का साइन फाई, फिर यहाँ पर ओके सर ये फाई है, फिर यहाँ पर कॉस फाई, साइन है कितना कॉस फाई, और यहाँ पर कितना 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना था मेरे पास, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, कितना था एक्स कैप वाई कैप और ये जेड कैप, ओके। नाउ अब यहाँ पर तो आर कैप को एक्स वाई जेड के टर्म में लिखो, या फिर जेड कैप को आर थीटा फाई के टर्म में लिखो।
तो जो अच्छा रहता ना क्या रहता है कि इसको हम क्या करें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही डील करें। यानी मेरे पास कहने का मतलब ये है कि जेड कैप को हम किसके टर्म में लिखें, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप के टर्म में लिखें। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे यहां पर अगर मैं इसको इसके टर्म में लिखना है तो इसको इधर ले आओ, फिर सिंपल सी बात है। इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा इधर आके, यानी जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। तो एक्स कैप, वाई कैप और दिस वन इज जेड कैप, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा कॉस फाई, फिर आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा कॉस फाई, फिर माइनस का साइन फाई, फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो जाएगा। दिस इज साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस फाई आ जाएगा। फिर आ जाएगा मेरे पास कितना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और ये फिर कितना आया, 0 आ गया। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आर कैप थीटा कैप और दिस वन इज फाई कैप। अगर ऐसे मैं क्या निकालूं, अब जेड कैप निकालूं तो जेड कैप विल बी, ये वाली लास्ट वाली जो रो है वो आएगी। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा आर कैप फिर माइनस का साइन थीटा और इनटू कितना आ गया, ये फाई कैप आ गया। ओके, इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो इसे उठा कहाँ पुट कर दो, आप इधर पुट कर दो और ये माइनस का आ रहा है, सही आ रहा है माइनस का, ठीक ही आ रहा होगा फिर, ठीक है, उठा के पुट कर दो इधर। तो यहां से मेरे पास जो के वेक्टर आ गया वो कितना आ गया, देखो सिग्मा ओमेगा आर, जेड का जो कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा आर कैप फिर माइनस का साइन थीटा और इनटू कितना आ जाएगा, ये थीटा कैप एंड दिस वन इज क्रॉस आर कैप। ठीक है, देखो आर कैप क्रॉस आर कैप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो बचा कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ मेरे पास के वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओमेगा आर, तो दिस वन इज माइनस का साइन थीटा, ये वाला बचा माइनस साइन, ये तो 0 हो गया, ये कितना बच गया मेरे पास, देखो दिस इज थीटा कैप क्रॉस कितना आ गया, ये आर कैप आ गया। तो थीटा कैप क्रॉस आर कैप, देखो थीटा कैप क्रॉस आर कैप कैसे निकालोगे, क्या होता है मेरे पास आर थीटा फाई होता है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम। ये क्या है मेरे पास, थीटा कैप क्रॉस आर कैप है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का फाई कैप आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास के इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज सिग्मा ओमेगा आर, दिस इज साइन थीटा और ये कितना आ गया मेरे पास, फाई कैप आ गया। तो यहाँ पर जो सरफेस करंट डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, फाई कैप डायरेक्शन में होगी, जो क्या है अंडरस्टूड भी है। ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और हमारा जो क्या है सरफेस है या बोलते हैं स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, वो ऐसे मूव कर रहा है, तो जो करंट होगी इसके सरफेस में वो कोई भी कैसे होगी, इस तरीके से होगी, किस डायरेक्शन में होगी, फाई कैप डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दिस इज माई करंट, ये क्या निकल गई, करंट निकल गई। नाउ इस करंट के कारण कहा मुझे इसके सेंटर पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमने एक पढ़ा था कि बायो-सावर्ट लॉ इन केस ऑफ सरफेस करंट एंड बायो-सावर्ट लॉ इन केस ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी और सरफेस करंट दोनों पढ़े थे हमने। तो वो जो दो फॉर्मूले थे वो क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। उसे क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और वहीं से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो उसके लिए क्या करना पड़ा था हमको, यहाँ पर छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट फाइंड कर लेंगे, फिर पहले उस सरफेस एलिमेंट के कारण इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर देंगे, फिर क्या करेंगे, पूरे के निकालने के लिए उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ओके, मान लिया इस सरफेस जो सरफेस एरिया है वो कितना है, डीए है। एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट क्या अज्यूम कर लिया हमने, यहाँ पर डीए अज्यूम कर लिया। पहले क्या करेंगे, इस डीए के कारण इस पॉइंट पर, इस ओरिजिन पर, बोलते हैं ओ बोल दो इसको, यहां मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले किसके कारण, इस डीए के कारण। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेपरेशन वेक्टर चाहिए यहां से लेकर यहां तक, लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज करली आर, कितना है मेरे पास, करली आर वेक्टर है, और किस डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में है, ये हमें याद रखना है। देखो है या नहीं है, देखो किस डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में है। क्लियर है बात, ओके। तो नाउ सिंस वी नो, जो मेरे पास B इक्वल टू होता है फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, B इक्वल टू म्यू आई अपॉन 4 पाई, दिस इज इंटीग्रेशन के वेक्टर क्रॉस आर कैप वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इनटू कितना आता है, डीए आता है। आता है नहीं, दिस इज अवर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अवर डीए इन आर कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है, तो डीए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन डीए विल बी डीएल थीटा इनटू डीएल फाई, बिकॉज इट इज इन आर कैप डायरेक्शन। तो डीएल थीटा किसका बराबर होगा मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा, और डीएल फाई कितना होगा, आर साइन थीटा डी थीटा, कितना होगा, आर साइन थीटा
सॉरी आर साइन थीटा डी फाई, तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ओके, तो दिस इज अवर डी ए, ये क्या निकल गया मेरे पास, डी ए निकल गया, और के वेक्टर मेरे पास ये है, और आर कैप विल बी इन दिस, आर कैप विल बी इन आर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन होगा, आर कैप डायरेक्शन होगा, यानी जो आर कैप करली आर कैप डायरेक्शन है, और जो मेरे पास सिलेंडर कोऑर्डिनेट सॉरी स्फीयर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर कोऑर्डिनेट होता है, दोनों की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर सेम है या नहीं है, बट इट इज इन माइनस आर कैप, ये हमको ध्यान देना है, किस डायरेक्शन में है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में है। और जो मेरे पास करली आर है, दिस करली आर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। ओके, नाउ अब वैल्यू पुट कर दो फिर यहाँ पर, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, दिस इज इंटीग्रेशन, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, दिस इज सिग्मा ओमेगा आर, दिस वन इज सिग्मा ओमेगा आर एंड इन फाई कैप डायरेक्शन, फिर कितना आएगा यहाँ पर साइन थीटा, तो कितना आया सिग्मा ओमेगा आर, दिस वन इज साइन थीटा, और इनटू कितना आया फाई कैप, फिर क्रॉस कितना आ गया ये माइनस आर कैप, किस डायरेक्शन में है माइनस आर कैप, और डिवाइड में कितना आ गया दिस आर स्क्वायर, और फिर इनटू डी ए एंड दिस थिंग इज डी ए। अगेन यहाँ पर जो मेरे पास कैपिटल आर सॉरी जो आर है वो चलो किस आर है, कैपिटल आर के बराबर है, बिकॉज हम कहाँ पर ऑलरेडी एट द सरफेस हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू कितना आया है डी फाई आ गया। देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बी इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज म्यू 0 I अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, दिस इज सिग्मा ओमेगा आर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज नाउ, और माइनस का भी है, माइनस बाहर ले लो, ये माइनस बाहर ले लो, ये कितना आ गया मेरे पास फाई कैप, और क्रॉस कितना आ गया ये आर कैप आ गया, और ये आया मेरे पास कितना डी थीटा इंटू कितना आया डी फाई आ गया। फाई कैप क्रॉस आर कैप, फाई कैप क्रॉस आर कैप इज इक्वल टू थीटा कैप, किसका बराबर होगा मेरे पास, थीटा कैप के बराबर होगा, तो थीटा कैप रख दो यहाँ पर, तो बी इक्वल टू दिस इज माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ गया 4 पाई आ गया, एंड दिस इज इंटीग्रेशन सिग्मा ओमेगा आर एंड दिस वन इज साइन थीटा, और ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास फाई कैप एंड दिस वन इज डी थीटा डी फाई, ऐसा कुछ आया। देखो अब एक काम करो, यहाँ पर क्या करो फाई कैप, अब फाई कैप क्या है यहाँ पर, अगेन फाई कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते, तो उसको किसके टर्म में लिखना पड़ेगा हमको, एक्स वाई जेड के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो इसे मिटाना पड़ेगा मेरे को। देखो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ये बी वेक्टर इज इक्वल टू ये मेरे पास कितना माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और इनटू कितना आ गया ये सिग्मा ओमेगा आर आ जाएगा, एंड दिस इंटीग्रेशन अंदर कितना बच गया मेरे पास साइन थीटा, फाई कैप जो कितना आ जाएगा, सॉरी थीटा कैप जो कितना आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ से ये आ गया मेरे पास कितना कॉस थीटा कॉस फाई इंटू एक्स कैप, फिर माइनस का कॉस थीटा साइन फाई इंटू, सॉरी ये प्लस है, फिर माइनस का ये वाला है, ये वाला इस लाइन की बात हो रही है, फिर माइनस का साइन थीटा और इंटू कितना आ गया ये जेड कैप आ गया। ओहो इतना बड़ा हो गया अरे, तो देखो कितना आ जाएगा ये डी थीटा डी फाई आ जाएगा इंटू डी थीटा डी फाई। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ एक मिनट यार, ये साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है,
तो यहाँ से मेरे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई इंटू सिग्मा ओमेगा आर, दिस इज इंटीग्रेशन, पहले इसको इसके अंदर लिखो इसको, तो कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और डबल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बिकॉज सरफेस इंटीग्रल है, तो डबल इंटीग्रेशन, दिस इज कॉस थीटा कॉस फाई, सॉरी क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई एक्स कैप, और इंटू कितना आ गया डी थीटा डी फाई। और यहाँ जो फाई है कहाँ से कहाँ होगा, दैट इज 0 to पाई, और थीटा है कहाँ से कहाँ, सॉरी 0 to 2 पाई, और 0 से कहाँ जाएगा 2 पाई हो जाएगा। फिर क्या आएगा देखो प्लस, और ये इन सबसे बाहर है, ठीक है, ऐसा करके लिखो। फिर प्लस कितना आ जाएगा, अगेन डबल इंटीग्रेशन, ये वाला इसके साथ इंटू होगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा एंड दिस वन इज साइन फाई वाई कैप, दिस इज डी थीटा डी फाई। अगेन जो फाई है दिस इज 0 से 2 पाई, और जो थीटा है दिस इज अगेन 0 to पाई। ओके, फिर आया क्या माइनस आया मेरे पास, दिस वन इज डबल इंटीग्रेशन, और फिर ये इसके साथ इंटू होगा, तो कितना आ जाएगा ये, और माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये माइनस आया, और कितना हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा डी थीटा डी फाई, और इंटू कितना आया जेड कैप, और फाई कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई, और थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भयानक इंटीग्रेशन, इतना भयानक नहीं है, बहुत सरल है। देखो अभी देखो कैसे कटपिट होती है, सबके सब उड़ जाते हैं एक अचानक से। ये क्या है मेरे पास, देखो कॉस फाई है या नहीं कॉस फाई, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन के साथ साइन फाई, और फाई कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई, और जब साइन 0 रखोगे तो 0 साइन 2 पाई 0, ये इंटीग्रेशन 0। सेम चीज यहाँ पर भी होगी। ये क्या है मेरे पास साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू फाई, कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1 माइनस 1 0, ये वाला भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, बचेगा कौन सा वाला, ये वाला बचेगा, और ये क्यूब है, ठीक है, दिस इज क्यूब। और हमेशा याद रखना दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस विल बी इक्वल टू 4/3, एक सरल आता है 4/3 के बराबर आता है। व्हेन लिमिट इज 0 से 2 पाई 0 to पाई, देन साइड क्यूब थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 4/3। कैसे निकलेगा ये, देखो हिंट देता हूं आपको मैं, मेरे को क्या है ना अभी इसका फॉर्मूला पता नहीं है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता नहीं है। अगर किसी को साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, कुछ ऐसा होता है मेरे पास, क्या साइन 3 थीटा इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, सॉरी 3 इधर आता है, 4 साइन थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप इस साइन, एक मिनट, ये 4 इधर ही होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मेरे को पूरा याद नहीं है, ये श्योर नहीं है उसमें, ठीक है, मैं तभी मैं इसको डायरेक्ट याद कर रखा है। वैसे भी याद होना चाहिए आपको, बिकॉज इतना लंबा इंटीग्रेशन है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, बिकॉज साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आपके सामने बहुत बार देखने को मिलेगा जब लिमिट 0 से 2 पाई और 0 से पाई होगी। अगर नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, यहां से साइन क्यूब थीटा को यहां पुट करोगे तो सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा के टर्म में होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, वो कर लोगे आप। ओके, तो ये कितना आता है मेरे पास 4/3 आता है, माइनस का 4/3, और इन जेड कैप डायरेक्शन तो उठा के यहाँ रख दो, तो यहां से मेरे पास b इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना सिग्मा, सॉरी म्यू नॉट आई, दिस इज सिग्मा ओमेगा आर, और डिवाइड में कितना आ गया ये 4 पाई आ गया, और इनटू कितना आ गया ये 4/3 इन जेड कैप डायरेक्शन। ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, आंसर है हाँ जी हुआ। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, दिस इज अवर आंसर। ये क्या निकल गया है, हमारा आंसर निकल के आ गया भाई, ठीक। एक मिनट, एक मेरे पास क्या है 2 पाई भी आएगा इधर पे, क्योंकि डी 0 से पाई में तो क्या होगा थीटा के लिए होगा ना, बिकॉज ये क्या है साइन क्यूब थीटा है, और ये ऐसा होता है 0 से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल टू 4/3, ये होता है आंसर। तो फाई का भी तो होगा, तो फाई का 2 पाई आएगा ना, तो यहाँ पर 2 पाई भी आएगा, तो दिस इज हियर 2 पाई ऑल्सो एंड इन जेड कैप डायरेक्शन। तो नाउ दिस इज अवर आंसर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक, समझ में आई बात। कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये गया, इससे 2 बार गया, तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया म्यू 0 आई सिग्मा ओमेगा आर, और यहाँ 4 भी है, और नीचे कितना बचा 3 दूना 6, और ये कितना आ गया यहाँ पर जेड कैप आ गया। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये क्या निकला, सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। यह सिग्मा इक्वल टू कितना है मेरे पास Q अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर, ये भी पुट कर सकते हो। आंसर थोड़ा क्या हो जाएगा आपका, मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, तो ये क्या थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन होमवर्क में लो कि अभी मेरे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। क्या तुम कर लो कि वी हैव ए सॉलिड स्फीयर, यानी इसके अंदर भी चार्ज है और ये क्या कर रहा है अभी इस जेड एक्सेस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो इसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सेम मेथड रहेगी फाइंड करने की, सिर्फ क्या चेंज होगा, जो फॉर्मूला है वहां पर किसका फॉर्मूला लग जाएगा, हमारे पास जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।